आईपा की मुहिम ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कि जो आप लोगों से लोगों के राय ले रहे हैं, आप लोगों के बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहे हैं, उनके राय आप और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग उनको बुद्धिजीवी लोगों के राय से कम उन्हें अपना राय बेहतर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। सबसे ज़्यादा असर मुझे लगता है होटल व्यवसाय पे ही पड़ा है। हम लोग काफ़ी इसको फेस किए हैं, काफ़ी सामना किए हैं और कोरोना काल में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कितने महीनों तक हम लोगों का होटल बंद था, पूरी तरह से बंद था, लेकिन उस काल में उस दरमियान भी हम लोगों का न तो कोई टैक्स माफ़ किया गया, न ही बिजली के बिल के जो फिक्स चार्ज होता है ये हुआ था कि कम से कम फिक्स चार्ज ही उनको छूट किया जाएगा, लेकिन होटल वालों को कोई भी किसी भी तरह का छूट नहीं मिला। और अब चूँकि दौर महंगाई का है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो हम लोगों का ये उम्मीद था कि अभी 1000 रुपये से नीचे तक के कमरे पे कोई जीएसटी नहीं है, तो हम लोगों की उम्मीद थी कि इस बार बजट में उसको 1000 से बढ़ा के कम से कम 1200-1500 रुपये तक करते, कि 1200-1500 के नीचे के रूम तक। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा आज। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीतिक और चर्चाएं करते कुछ खास बिंदुओं पर। चूँकि वाराणसी जो शहर है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट है, तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं यहाँ से होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे चंदन जायसवाल जी, जो एक होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जानते हैं क्या हाल है इस समय वाराणसी में। महानगर है और देवों के देव महादेव की नगरी है वाराणसी। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। बातें की जाए तो होटल व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो पूर्व की सरकारों की अपेक्षा और वर्तमान की सरकारों के अगर टैली की जाए तो क्या अंतर देखते हैं? अगर हम लोग अपने व्यवसाय की बात करें तो पूर्व की सरकारों में और इस सरकार में वैसे तो कुछ खास अंतर नहीं देखते हैं, लेकिन ये है कि जब से यहाँ योगी जी की सरकार बनी है और ये जो वाराणसी में कॉरिडोर का काम हो गया है, इसकी वजह से हम लोगों के होटल व्यवसाय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। कॉरिडोर की वजह से हम लोगों के यहाँ देसी विदेशी सारे तरह के यात्री और ख़ास करके देसी यात्री जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से भी हैं, महादेव का दर्शन करने और नए कॉरिडोर को देखने के लिए आ रहे हैं। इसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है। बनारस विकास मॉडल की अगर बातें की जाए, पुराने बनारस की अगर बातें की जाए, मतलब 2014 के पहले की बातें अगर की जाए, उसमें और आज में क्या अंतर आप देख रहे हैं? कुछ विकास कर कुछ समझ में आया आपको? विकास की बात करें तो काफ़ी कुछ विकास हुआ है और बहुत विकास हुआ है। अब आप यहाँ कितने ही फ्लाईओवर बन गए और सड़कों का तो विकास आप देख रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से आने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट को उन्होंने 4 लेन बना दिया और बहुत ही सुंदर रोड बनाया हुआ है और विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है और विकास तो काफ़ी हो गया। तारों का जंजाल था शहर में, सड़कें पे अतिक्रमण था, अतिक्रमण हालांकि अभी भी है, लेकिन पहले की तुलना में बेहतर है। विकास तो बहुत हुआ है। बनारस चूँकि गलियों का शहर है और आप यहाँ से बनारस से रग रग से वाकिफ़ हैं, आप घूमे भी हैं, सब कुछ जान रहे हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े भी हैं। आप यहाँ पे गलियों में किस प्रकार से काम आपको कुछ नज़र आते हैं यहाँ पे? चूँकि देखिए गलियों का शहर है और जहाँ पे आपका ये होटल का जो क्षेत्र है ये कैंट का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग बाहर से लोग आते हैं जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत चर्चाएँ भी होती होंगी। तो क्या समझ में आया अभी तक आपकी? देखिए, अगर गलियों की बात करेंगे तो गलियों में एक अंतर तो ये आया है कि अब गलियों में साफ़ सफाई काफ़ी रहने लगी है। पहले के जैसे गलियों में यहाँ बहुत गंदगी मिलती थी, लेकिन यहाँ अब अधिकतर गलियों में साफ़ सफाई मिलने लगी है। और अगर आप विश्वनाथ मंदिर के आसपास के गलियों की बात करेंगे तो वहाँ की सारी गलियों को नया चौका पत्थर बिछा करके वहाँ के रोड को, गलियों की सड़क को बहुत अच्छा कर दिया गया है और सारे दीवारों को एक कलर का करके उन दीवारों पर पेंटिंग भी की गई है। तो गलियों को अगर काशी विश्वनाथ के आसपास हम देखें तब तो गलियों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। बाकी शहर की गलियों में सफाई देखने को मिल रही है। जीएसटी की बातें की जाए, जीएसटी को लेकर बहुत से निशाने साधे गए विपक्षी द्वारा। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गब्बर सिंह टैक्स। तो अब इसे अगर बातें की जाए तो जीएसटी कितना लाभकारी है आपके लिए? हालांकि सैकड़ों से ज़्यादा बार जो इसमें सुधार किए गए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप जीएसटी को?
देखिए जीएसटी को लाया तो इसलिए गया था कि टैक्सों में सरलीकरण हो, और जीएसटी टैक्स में सरलीकरण तो नहीं है। अब टैक्स फाइल करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा बार सीए के यहाँ जाना होता है, ज़्यादा बार परेशान होना पड़ता है, तो जीएसटी सरलीकरण तो नहीं है टैक्स का। इसके साथ हम बात करेंगे तो जैसे आपके जो होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई मुख्य क्या समस्याएं हैं और सरकार से आप लोग किस चीज़ की मांग करते हैं, मतलब क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? देखिए, होटल व्यवसाय इधर कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर मुझे लगता है होटल व्यवसाय पे ही पड़ा है। हम लोग काफ़ी इसको फेस किए हैं, काफ़ी सामना किए हैं, और कोरोना काल में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कितने महीनों तक हम लोगों का होटल बंद था, पूरी तरह से बंद था, लेकिन उस काल में, उस दरमियान भी हम लोगों का न तो कोई टैक्स माफ़ किया गया, न ही बिजली के बिल के जो फिक्स चार्ज होता है, ये हुआ था कि कम से कम फिक्स चार्ज ही उनको छूट किया जाएगा, लेकिन होटल वालों को कोई भी किसी भी तरह का छूट नहीं मिला। और अब चूँकि दौर महंगाई का है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो हम लोगों का ये उम्मीद था कि अभी 1000 रुपये से नीचे तक के कमरे पे कोई जीएसटी नहीं है, तो हम लोगों की उम्मीद थी कि इस बार बजट में उसको 1000 से बढ़ा के कम से कम 1200-1500 रुपये तक करते, कि 1200-1500 के नीचे के रूम तक जीएसटी न लगता। तो हम लोगों की सरकार से मांग है कि होटल व्यवसायी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दुख दर्द झेले हुए हैं, कृपया हम लोगों की तरफ ध्यान दें और हम लोगों को कुछ न कुछ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ तो ज़रूर छूट प्रदान करें। देखिए 2022 का आगाज़ हो चुका, चुनावी आगाज़ की अगर बातें की जाए तो देखिए मुद्दे बहुत से हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी आई है यहाँ पे, बिजली की बातें की जा रही, यूनिट फ्री की कुछ बातें की जा रही, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हटे, वो भी अपने अनाउंस करना शुरू कर दी, वादे बहुत हो रहे हैं। तो बातें की जाए तो 2022 का जो चुनावी संग्राम जो है, ये क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे अगर बातें की जाए, जो विधानसभा जो क्षेत्र है, कैंट है, उत्तरी है, और ये आपका दक्षिणी जो है, तो क्या प्रभाव रहेगा आपका? देखिए, अगर चुनावी माहौल आ चुका है, बिल्कुल चरम पर है, तो चुनावी माहौल में तो जितने भी पार्टियां हैं सब एक से बढ़कर एक वादा तो करते ही हैं। लेकिन इस बार देखिए, अगर व्यापार, हम लोग तो व्यापारी हैं, अगर व्यापार के लहजे से बात करें तो व्यापार के लहजे से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए और भी काफ़ी चीज़ों की बात की जाए तो उस मसले को लेकर के हम लोग यहाँ दो ही पार्टियाँ दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बस इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ लड़ाई है, जैसा कि यहाँ दिखता है, और किसी तीसरी पार्टी का तो कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है अभी। चूँकि बातें किया तो कांग्रेस का भी कभी एक गढ़ रहा। पूर्व में अगर बातें की जाए 2004 में जो है यहाँ पे सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राजेश मिश्रा। उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पे केवल एक इस समय मौजूदा जो अजय राय जो है, एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस समय पिंडरा विधानसभा से, जो कि भाजपा में थे। तो अगर बातें की जाए तो यहाँ पे बीजेपी कितनी कामयाब रहती है और क्यों रहती है, क्या कारण है इसके पीछे? या अब जैसे पूर्व की बातें कर रहे हैं, इसमें वर्तमान की बातें नहीं कर रहे, मतलब कि बीजेपी मौजूदा स्थिति अगर देखें, इससे पूर्व की बातें की जाए तो सीटें ज़्यादा निकल रही हैं इसकी बीजेपी, कारण क्या है? कारण तो यही है कि एक तो मोदी मैजिक है देश में, मोदी को लोग पसंद करते हैं। जो मुझे तो लगता है जो लोग मोदी को वोट नहीं देते हैं, मोदी को वो भी पसंद ही करते हैं। तो मोदी का नाम बहुत बड़ा है और मोदी का काम भी बहुत बड़ा है, इसलिए बीजेपी की लहर के पीछे मोदी, अब साथ साथ योगी भी अपने पूरे रंग में है। तो मोदी योगी को देखकर जो भगवा रंग है वो तो और खिलता है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय पिछले चुनाव में इतनी ज़्यादा सीट पाई थी। पूर्वांचल की मेन मंडी मानी जाती है, और आपकी वाराणसी जो है, गल्ला मंडी देख लीजिए, यहाँ की विशेषरगंज है, सप्तसागर मंडी है, दबा की मंडी है, हड़हा सराय है, कॉस्मेटिक्स के लिए जो है, तो तमाम यहाँ पे। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के समेत अगर बातें की पूर्वांचल के पूर्वांचल के साथ साथ अगर बातें किया तो बिहार, झारखंड और कुछ मध्य प्रदेश के भी लोग जो हैं यहाँ पे
पसंद करते हैं वाराणसी को और रहते हैं, निवास करते हैं यहाँ पे। सुरक्षा जो है क्या मायने रखता है? व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, कितना सुरक्षा पूर्व की सरकारों की अपेक्षा और वर्तमान में आप देख रहे हैं इसमें कितने सुरक्षित हैं व्यवसायी वर्ग? देखिए, व्यवसायी वर्ग तो अभी तो सुरक्षित हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि इधर बीच किसी भी तरह का कोई रंगदारी या ऐसा कुछ मैटर, कोई मसला सामने आया हो कोई बड़ा। तो व्यापारी इस सरकार में इस लिहाज से तो सुरक्षित हैं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उस लिहाज से तो सुरक्षित है। लेकिन व्यापारी वर्ग तो सरकार से यही मांग करेगा कि टैक्सेशन में और इन सब चीज़ों में कुछ राहत दीजिए, कुछ ढील दीजिए। बाकी सुरक्षा के लिहाज से व्यापारी सुरक्षित है। आईपा की मुहिम है जिस चैनल के माध्यम से हम आपसे मुलाकात की है, चर्चाएं करते हैं, इसमें वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं, राजनेताओं के पास हम लोग पहुँचते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं, क्या समस्याएं, क्या हाल हैं, क्या अपने संदेश देना चाहते हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं। आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? आईपा की मुहिम ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कि जो आप लोगों से लोगों के राय ले रहे हैं, आप लोगों के बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहे हैं, उनके राय आप और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग उनको बुद्धिजीवी लोगों के राय से कम उन्हें अपना राय बेहतर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो आप थे हमारे साथ होटल व्यवसाय से जुड़े हुए चंदन जी, जिन्होंने बताया कि 2022 में जो वोट पड़ेंगे वो विकास के मुद्दे पे पड़ेंगे और ना कि जाति धर्म के हिसाब से पड़ेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।